नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज की बातचीत हमारी हो रही है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसे वक्त में जब दुनिया और भारत मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, सुरक्षा का एक दूसरा खतरा है। गुजरात उन राज्यों में है जहां तरक्की की रफ्तार देश के बाकी राज्यों की रफ्तार से अच्छी रही है, लेकिन क्या इस मंदी की मार का मुकाबला करने के लिए यह राज्य तैयार है? इसी पर बातचीत होगी। सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। पहले तो एक शिकायत कर दूंगा आपसे। पिछली बार मैंने 5 सितंबर को आपको इंटरव्यू किया था। 7 सितंबर को आपने घोषणा की। मैंने कहा देखिए मेरा स्कूप आप छीन लेंगे। आपकी शिकायत वाजिब है। इसलिए इस इंटरव्यू में कुछ खबर मैं आज आपसे लेके जाऊं। जरूर, कंसेशन थोड़ा आपको करना चाहिए। ये स्लोडाउन का पूरा दौर सबके लिए बहुत चिंता है, और मुझे तो ये लगता है कि ये अगला 1 साल अभी और तकलीफ सामने आने वाली है सबके लिए। और किसी का दोष दें न दें, उसको छोड़ भी दें तो बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, जॉब के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ऐसे समय में जब हम बहुत अच्छी रफ्तार से चल रहे थे, गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में आप इससे कोप अप करने की क्या तैयारी कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार के कई लोगों ने 3-4 महीने पहले लगातार यही कहते रहे कि नहीं हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ हमारा असर नहीं होने वाला है। और उस समय आई वाज द फर्स्ट पर्सन, उस समय मैं एक दिल्ली कॉन्फ्रेंस में आया था, तब मैंने कहा था कि हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, और इसलिए हमारे देश के सब लोगों ने इस बात को स्वीकार करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये जो तूफान खड़ा हुआ है आर्थिक जीवन में, उसको हमने बारीकी से देखना पड़ेगा, हमने प्रोएक्टिव स्टैंड लेना पड़ेगा, और हमने अपने रास्ते अपने तरीके से खोजने होंगे, और ये सबने मिलकर के करना होगा। ये मैंने पहले दिन कहा था, और मैंने एक चिंता जताई थी, और वो चिंता बड़ी, जिस पर अभी भी ध्यान जितना चाहिए नहीं। मैंने ये कहा था कि इस रिसेशन का सबसे बड़ा जो हालत है खराब, इस दौर का सबसे बड़ा संकट जो आएगा वो आएगा डर्टी मनी का आएगा। अगर डर्टी मनी, माफियाओं के, टेररिस्टों की मनी, ये अगर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, वही लोग अगर अपने इन रुपयों से 2-4 बैंक खरीद लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद लेते हैं, तो दुनिया के अंदर क्या स्थिति लंबे अरसे तक पैदा होगी, इसका अंदाज करना चाहिए। भारत में ऐसा कोई खतरा दिखता नहीं है, लेकिन आप देखते हैं ऐसा कुछ? देखिए, सवाल हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। ये अमेरिका भी की कोई बैंक खरीदी जाएगी और इन लोगों के हाथ जाएगी तो इन्फ्लुएंस कभी न कभी होने वाली है। जहां तक गुजरात का सवाल है, आखिरकार दुनिया भर के अंदर ये संकट हुआ है। दुनिया का जो भी उद्योग जगत होगा वो क्या सोचता होगा? सीधा सीधा यही सोचेगा कि भाई मेरा उद्योग चलता रहे। चलाने के लिए क्या चाहिए? तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव व्यवस्था चाहिए। क्यों ना हम दुनिया की इस स्थिति का फायदा उठाएं, हम उनको एक ऐसा एनवायरमेंट दें। हमारा चीप लेबर अवेलेबल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, वी हैव ए टेक्नोलॉजी, तो हम दुनिया की इस मुसीबत में सहारा बन सकते हैं। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होने में, माफ करिएगा, कॉस्ट ऑफ मनी सबसे बड़ा संकट है इस वक्त। देखिए, पैसों के कारण कोई काम रुकेगा ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। आप पैसे कहां लगाते हो उस पर है। आप अगर टुकड़ों में पैसे बांटोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे कैलेमिटी होती है तो किस प्रकार से काम करते हैं, फिर ऐसा नहीं कि 2 डॉक्टर से काम चलाते, 50 डॉक्टर भेज करके कैलेमिटी से शहर को बाहर निकाल देते। आपका अप्रोच वो होना चाहिए। सारी बातें कर करके कम टू डिसीजन कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रोएक्टिव हो जाएंगे। हमारे जितने पुराने प्रोजेक्ट हैं सारे पूरे करने के लिए लगेंगे। रुपये पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकाल देंगे पैसे। और मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे दिया। कम पैसों में स्टील मिल रहा है मुझे, कम पैसों में सीमेंट मिल रहा है, कम पैसों में कंपनियां भी मिल रही हैं जो काम करने के लिए आ रही हैं, लेबर भी मिल रहा है। तो मैंने ऑल आउट सारे काम शुरू कर दिए हैं। तो मेरे बजट के कम खर्चे से मेरे प्रोजेक्ट होंगे, अच्छे होंगे, अधिक होंगे। फिर मैं गरीबों को मकान देने वाला था, मैं उसको और स्पीडअप कर रहा हूं, प्रीपोन कर रहा हूं प्रोग्राम। तो लाखों की तादाद में मकान बनाऊंगा, गरीबों को मकान मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो जाएगा, और सीमेंट वाला का सीमेंट बिकेगा, लोहे वाला का लोहे बिकेगा, वहां लेबर छूटा नहीं होगा। तो ये एक पूरा चेन बना होगा। जैसे डायमंड, हमारे यहां डायमंड इंडस्ट्री पे खतरा आया है। हमारे जो छोटे छोटे हमारे डायमंड से सेरामिक से लेके डायमंड की जो स्थिति बनी है, अब भारत सरकार
डायमंड में से जो भी कमाई होती है भारत सरकार, स्टेट को तो कुछ नहीं मिलता, कोई टैक्सेशन स्टेट का है नहीं डायमंड पे। भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। मैंने कहा कि हम चुप नहीं बैठ सकते, अगर मुझे इस स्थिति से बाहर लाना है तो हमने जेम्स एंड ज्वेलरी को चले जाना चाहिए। और इसलिए मैं अभी 26, 27, 28 दिसंबर को सूरत में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक ग्लोबल सेमिनार कर रहा हूं, और मैं मेरी डायमंड की जो स्ट्रेंथ है उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं प्रोएक्टिव एक्शन लूंगा। लेकिन एक बात आपने अभी कही कि काम सही हो, जगह सही हो तो पैसे की कमी नहीं होती। दरअसल सब लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि पैसे की कमी है। आप कैसे फंड जुटा रहे हैं? और खास करके अभी गिफ्ट सिटी जो आप बनाने वाले हैं, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, तो आप ये पैसा कैसे ला रहे हैं? सब लोग ये जानना चाहते होंगे, बाकी मुख्यमंत्री भी। देखिए, जिसको काम करना है, मैं अभी भी कहता हूं, किसी मुख्यमंत्री को मेरी सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे प्लान बनाएं। दुनिया में पैसों की दिक्कत कहीं पर नहीं होती है। सवाल ये है कि पैसे कहां लगाए जाए, उसको विश्वास होना चाहिए कि डूबने वाला नहीं है। केंद्र सरकार ने इस वक्त पैकेजेस जो दिए हैं, कंसेशंस दिए हैं, एक्साइज कम किया है, इसका आप कितना असर देख रहे हैं? आपको लगता है कि केंद्र की तरफ से कदम नाकाफी है? एक, देर से हुए हैं, दूसरा टुकड़ों में हुए हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है। आप आज 0.5 करते हो, फिर 0.20 करते हो, फिर 0.30 करते हो, तो ये परिणाम नहीं निकलता है। आपको पूरा का पूरा करना पड़ता है। और ये अगर उन्होंने पहले से एक साथ, जैसे चाइना ने किया, $550 बिलियन के साथ एक साथ उसने पंपिंग किया, तो उसने स्थिति को संभाल लिया। अगर हमारे यहां नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वो तो उधर है, हम डूबने वाले नहीं है, हमको तो हवा भी लगने वाली नहीं है, इस चुंबुड़ में टाइम हमने खराब किया, वो शायद न करते तो हो सकता है कि हम इसका फायदा ले सकते थे। लेकिन अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी है, तो संकट भुगतना पड़ेगा। जी, मंदी का मुकाबला मोदी के गुजरात में किस तरीके से हो रहा है? बातचीत हो रही है खास मुलाकात में। मोदी जी, एक चीज पर और बहुत कम चर्चा हो रही है, वो है छोटे और मझोले उद्योगों के बारे में। बहुत ज्यादा तकलीफ में, उनकी हालत और ज्यादा खराब है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी परेशान है, तो उनकी हालत और भी गंभीर है। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपके राज्य में इस तरह के क्लस्टर सबसे ज्यादा? ये आपने सही बात उठाई। एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, कुल मिलाकर के यहाँ की उनकी एक साख, उनका ग्लोबल मार्केट, इन चीजों के कारण उनकी स्थिति वैसे अच्छी बनी हुई है। लेकिन फिर भी हमने हमारा इस बार जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसमें स्पेशल फोकस एसएमईज पे दिया है। आपने वाइब्रेंट गुजरात की बात की। इसके पहले जो प्रस्ताव आए वाइब्रेंट गुजरात के इस बड़े इवेंट में, सब तरह के लोगों के, उसका आपने एक्चुअल रियलाइजेशन देखा होगा, इम्प्लीमेंटेशन देखा होगा। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? नॉर्मली जो एमओयू होते हैं, सरकार एमओयू हमेशा करती है। नॉर्मली जो एमओयू होते हैं तो देश का एवरेज ये है 10-15% तक रियलाइजेशन होता है। लेकिन गुजरात में एमओयू करने के कारण हम सरकार के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डालते हैं। भाई, जो एमओयू हुआ उसका एक गवर्नमेंट अफसर इंचार्ज होगा, उसका काम होगा उसको पूरा करें। उसको जमीन मिली कि नहीं मिली, उसको पानी मिला कि नहीं मिला, लाइसेंस मिला कि नहीं मिला, बिजली मिली कि नहीं मिली, इसके पीछे सरकार को दौड़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दौड़ना पड़ता है। ये पूरा मैंने एक चेंज लाया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि मेरे यहाँ 80% अचीवमेंट है। किन किन सेक्टर के लोगों को ज्यादा दिलचस्पी हो रही है गुजरात में? देखिए, अब ऑटोमोबाइल की तरफ विशेष ध्यान आ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि केमिकल क्षेत्र में हमारी स्ट्रेंथ पहले से भी है। हम सिरेमिक के अंदर काफी कुछ कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत आ रहा है इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका मल्टीपल इफेक्ट बहुत होता है। इन्वेस्टमेंट तो लगता है 100 रुपयों का, लेकिन उसका प्रभाव 2000 रुपये तक चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी लोग रुचि लेने आए। ऐसी जड़ से हम अब चाह रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की ओर। अब जैसे डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो उसके दोनों ओर में लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर खड़ा कर रहा हूं। ये डीएमआईसी के बारे में आपने जिक्र किया कि आप हब्स बना रहे हैं। एक्चुअली ये कैसे अनफोल्ड होगा? गुजरात में 40% हिस्सा उसका गुजरता है गुजरात से होकर के। मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट है 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा। नियरेस्ट समुद्र किनारा तो नॉर्थ हिंडरलैंड, ये जो गुजरात। इसलिए स्वाभाविक है कि डीएमआईसी के जो भी आएगा उसको गुजरात का समुद्री किनारा पसंद पड़ना पड़ेगा, मुंबई तक नहीं जाएगा। और एक प्रकार से मुंबई का पोर्ट तो अपने आप में सैचुरेशन पॉइंट पर है ही है, और इसलिए रियल बेनिफिशियरी है गुजरात। फिर मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट में ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह बना रहा हूं, तो एक पूरा नया उद्योग विकसित हो रहा है। तीसरी बात, डीएमआईसी आने के कारण जिस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ गुड्स आने वाला है,
इसलिए नीचे से भी ऊपर की तरफ जाने वाला है। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बार्डियर कंपनी आ गई। बॉम्बार्डियर कंपनी मेरे यहाँ फर्स्ट मेट्रो रेल बना रही है, हिंदुस्तान में पहली बार बन रही है, और 13 महीने में मेरा प्रोजेक्ट बन गया। और मैं मई महीने में तो शायद एक ट्रेन पूरी दिल्ली को दे दूंगा। अब ये जो चल रहा है, तो ये DMIC कॉरिडोर का उपयोग मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने में भी होने वाला है।